जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज के सेट में हम लोग जीके, साइंस, मैथ्स और हिंदी व्याकरण से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और किस प्रकार से ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल करके भी इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किसके लिए विख्यात है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर जरूर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। बताइए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किसके लिए विख्यात है? तो श्वेत क्रांति के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में आगे अभी आपको मैथ्स और हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइए। तो साथियों, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र से है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्वास्थ्य। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। देखिए, संविधानेतर संस्था का मतलब क्या होता है? ऐसी संस्था जो भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सी संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कई बार बता चुके हैं, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। बाकी वित्त आयोग की बात करें, इसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल 280 में मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2024 का जो वन लाइनर क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ तैयार हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सेट 2 है और एप्लीकेशन पर सेट 3 तक अपलोड कर दिया गया है। और इसी प्रकार से साथियों, जो क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका भी नोट्स मिलेगा, साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स इसी प्रकार से दिया जा रहा है। और ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में काफ़ी कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग इस नोट्स को तैयार कीजिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए। फिलहाल अभी आप लोग, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। इस पर डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हैं या फिर इस पर मैसेज करके ये सभी नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कई बार आपको बता चुके हैं, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ना कि प्रत्यक्ष कर। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखिए, किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल है? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए। किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर लगाइए। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
चलिए बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अच्छा, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए 2024 का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक या फिर क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका पूरा नोट्स चाहिए वन लाइनर फॉर्म में और साथ में स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, तो ये सब कुछ आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके भी बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास करने हैं, एक शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास चलता है रात में 8 बजे। साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जो कि नवंबर 1997 में गई थी अंतरिक्ष में। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में। और प्रथम पुरस्कार कब किसे दिया गया था? तो प्रथम सरस्वती पुरस्कार जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, हिंदी साहित्यकार के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे प्रथम सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया था? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। आगे देखिए, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब वस्तु का उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होता है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, 0 होता है। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? बताइए, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? और साथियों, अभी क्लास के लास्ट में भी आपको बैच के बारे में बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है, तो जिनको जानकारी चाहिए आप लोग पूरा क्लास को देखिए। तो फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या होती है? शेष वायरिंग की तुलना में इसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, फ्यूज तार में चालकता उच्च होता है लेकिन प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो साथियों, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण इंद्रधनुष बनता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, न कि ऊर्जा का स्रोत है। बाकी लकड़ी, गोबर, कोयला ये सभी क्या है? जैव मात्रा से प्राप्त ईंधन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है, कई बार बता चुके हैं। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह क्या है? साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ये सब कुछ आपको लिखा मिलेगा बिहार पुलिस के बैच में। और जैसे क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF भी आपको आंसर के साथ दिया जाएगा। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता को बतलाता है यह है अणु। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अणु जो है पदार्थ के सबसे छोटे भाग को कहते हैं। यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है बताइए। और साथियों बिल्कुल भी आप समय की बर्बादी नहीं करना है, सीरियस होकर अपनी पढ़ाई को कीजिए। तो यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है तो इथाइल अल्कोहल में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। यीस्ट की बात करें तो ये किस विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत है तो विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है यीस्ट। यीस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं खमीर। ठीक है, यीस्ट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं खमीर बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। ये इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। और इथाइल अल्कोहल ये कहाँ से प्राप्त होता है तो गन्ना, मक्का, गेहूँ इन सभी से प्राप्त होता है इथाइल अल्कोहल। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो साथियों सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो होता है चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है चतुष्फलकीय होता है। और सफ़ेद फास्फोरस का सूत्र है P4O10। ठीक है, इसका आकार याद रखिएगा चतुष्फलकीय होता है। और सफ़ेद फास्फोरस की बात करें आपसे पूछेगा कि ये जल में विलेय होता है या फिर अविलेय, तो याद रखिएगा सफ़ेद फास्फोरस जल में अविलेय होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये विलेय होता है। तो दोनों याद रखिएगा सफ़ेद फास्फोरस जल में अविलेय और कार्बन डाइऑक्साइड में विलेय होता है। और ये अंधेरे में दीप्त होता है सफ़ेद फास्फोरस यानी कि चमकता है। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता तो इसका सही जवाब है ग्लिसरॉल। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो साइंस क्लास में ये क्वेश्चन एक बार बता चुके हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण कौन सा नहीं है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी है। SO2 जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। साथ में NO2 ये दोनों गैस जो है एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है तो ये होता है दाद। ठीक है, दाद रोग जो है फफूंद के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। और साथियों अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक कीजिए और जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए। तो हमने विटामिन B1 से लेकर विटामिन B9 तक के रासायनिक नाम को बताया है और इसका नोट्स भी डाल दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स को पढ़ रहे होंगे। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। ठीक है, क्या है बायोटिन। आप लोग कमेंट करके बताइए तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है इसका कारण है कैल्शियम की कमी। ठीक है, ये जो रोग होता है किसकी कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। और ये रोग ज़्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है। और ये किससे प्रभावित होता है तो हड्डी को इफेक्ट करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इस रोग में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए यानी कि एड्स का फुल फॉर्म आपको बताना है।
तो कई बार बता चुके हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। एड्स जो होता है वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? तो HIV वायरस से होता है ये एड्स रोग। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। आगे देखिए कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है ये आपको बताना है। तो ब्लड ग्रुप O जो है ये सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है, लेकिन ग्रहण किससे कर सकता है ब्लड ग्रुप O? तो ब्लड ग्रुप O जो है केवल O से ही ग्रहण करेगा, लेकिन ये दे सकता है सभी को, ठीक है। तो O को बोला जाता है सर्वदाता, B ऑप्शन सही है। और AB को बोला जाता है सर्वग्राही। विटामिन B की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बेरी रोग होता है विटामिन B की कमी से, ठीक है। सूखा रोग होता है विटामिन D की कमी से। रतौंधी होता है किसकी कमी से? विटामिन A की कमी से। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण क्या होता है? तो पसीने में उपस्थित जो खनिज लवण होता है ये क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। B ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए पसीना जो आता है तो त्वचा में पानी के साथ क्या क्या निकलता है? तो यूरिया और रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है, ठीक है, जैसे क्लोराइड हो गया, यूरिया हो गया और आपका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक प्रकार से नमक ही है, तो ये लवण होता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए। और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देखिए। यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप से मैथ्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ की पढ़ाई की है तो 10 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो देखिए 15% की हानि है, तो देखिए हानि और जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य CP बराबर कितना है? 100, और इसमें लॉस कितना हुआ है? 15% का, यानी कि 15 का लॉस हुआ है। 100 का हमने सामान खरीदा, उसमें 15 का लॉस हो गया। तो बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 100 का सामान खरीदा था और 15 का लॉस हो गया, यानी कि इस सामान को हमने बेचा होगा 85 में, तब ना लॉस हुआ 15 रुपया। तो CP 100, SP 85, L 15। यहाँ पर बोला गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना है? 85। अब इसको कटा दीजिए, 5 से 20, ये 5 से 17, तो 20:17। यहाँ पर देख सकते हैं D ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का है। 72 सेंटीमीटर परिधि वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में 2 से भाग कर देंगे तो क्या होगा? πr। तो जैसे देखिए ये आपका पूरा वृत्त, इसकी परिधि क्या है? 2πr। अब इसको बीच से काटेंगे तो क्या बनेगा? इस प्रकार, तो इसका क्या हो जाएगा? πr। लेकिन एक अर्धवृत्त इस प्रकार से भी होता है, ठीक है। तो ये वाला का आपका हो गया πr, और ये वाला का क्या होगा? तो ये पूरा व्यास है, तो बीच में अगर हम एक पॉइंट डालते हैं O, तो ये भी r, ये भी r, तो ये व्यास D बराबर क्या होता है? आप सभी जानते हैं 2r। तो ये वाला आपका पूरा πr और प्लस क्या हो जाएगा? ये दोनों मिला के 2r। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होता है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख देते हैं πr + 2r। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है r × π + 2। ये अर्धवृत्त की परिधि है। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए तो आपको अर्धवृत्त की परिधि याद रखना है क्या होता है, अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं π × r × π + 2, ये अर्धवृत्त की परिधि होता है और इसका मान दिया है 72, ठीक है। तो r × π का मान 22/7 अब +2 बराबर क्या हो जाएगा? 72। तो r × अंदर में क्या होगा? 7, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 14, तो 22 14 कितना होगा? 22 10
32 4 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो r गुना 36/7 बराबर हो जाएगा 72। 36 से 72 को काटेंगे 2, 7 दूनी 14, यानी r का मान क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²/2। पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुना r का मान 14 है तो 14 गुना 14 2 बार, और नीचे 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल, 22 गुना 14 करना है तो 22 गुना 14 करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8, लास्ट में 8 आएगा तो एक ही ऑप्शन में डी ऑप्शन में है। तो 308 इसका आंसर होगा। कितना होगा 308। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल डायरेक्ट फार्मूला पर बनेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। आंसर देखिए पाई में है, यानी कि पाई का मान नहीं रखना है, तो 2 पाई गुना r का मान यहाँ पे कितना है 7 है, फिर r का मान 7 प्लस h का मान 15। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 पाई गुना 7 गुना कितना होगा 22, तो 22 दूनी 44 और 44 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 308। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया है 308 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान हमने नहीं रखा है तो ये हो जाएगा 308 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन देखिए। नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या है। उम्मीद कर रहे हैं मैथ्स का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो नि उपसर्ग से बनने वाले शब्दों का सही क्रम यहाँ पर आपको चुनना है, ठीक है, सही समूह चुनना है। तो यहाँ पर हो जाएगा निबंध, नि से बनता है, निषेध भी, निर्धन, निस्तेज। ये समूह जो है नि उपसर्ग से बनने वाला समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है। तो यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। यह क्या है ये पूछेगा तो यह आपका सर्वनाम है, ठीक है, यह क्या है सर्वनाम है। लड़की क्या है संज्ञा है। आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या है। तो आपने सुना होगा आ बैल मुझे मार, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है। ये क्वेश्चन 2024 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो गुरु का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो गुरुआइन, गुरुआइन, लास्ट में आइन होगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर देखिए नेताजी को आज वहाँ जाना है, यही शुद्ध दिया हुआ है। बाकी देखिए नेताजी ने आज, ये तो गलत है, आज वहाँ नेताजी ने जाना है, वहाँ आज नेताजी ने जाना है, सबसे शुद्ध ए ऑप्शन में है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है शब्द, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अंग क्या है, तो याद कर लीजिए ये एक अयोग्य वाह है, सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। साथियों एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बताइए केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है खड़गवासला में। कहाँ पर है, खड़गवासला में, ए ऑप्शन आपका सही है। खड़गवासला की बात करें तो यहाँ पर किसका मुख्यालय है, तो एनडीए का मुख्यालय है खड़गवासला में। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो ये है तात्या टोपे, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है तात्या टोपे। तात्या टोपे को किसने विश्वसनीय तोड़ा था, तो तात्या टोपे का उनका एक विश्वसनीय मित्र था मान सिंह। मान सिंह ने ही तात्या टोपे को धोखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तात्या टोपे। अच्छा अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि 1857 की क्रांति में
किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो इसका नोट्स बनाकर दे चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी बता देते हैं। बिहार से अगर पूछे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने। कानपुर से पूछे तो नाना साहेब ने किया था कानपुर से, ठीक है। अच्छा, खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था, तो बरेली से। और रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, झांसी से। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो यह है ग्राम पंचायतों की स्थापना। अच्छा, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 40 में बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, कांस्य युग से संबंधित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? अब यहाँ से आपको 6 से 7 क्वेश्चन और बताएंगे, तो उसको ध्यान से सुनना है। इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो कि 1914 में खींचा गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, जो कि 1947 में खींचा गया था। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। अगर आपसे पूछे 17वीं समांतर रेखा ये किसके बीच में है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है 17वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा पूछा जाता है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में है। हिडन वर्ग पूछे, हिडन वर्ग रेखा जो है ये किसके बीच में है, तो पोलैंड और जर्मनी। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए, भूमध्य रेखा की बात करें, टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है, टोटल 13 देशों से होकर। तो जिसमें से बोला गया किससे होकर गुजरती है ऑप्शन के हिसाब से, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, यहाँ से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया? बताइए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 15 वर्षों तक भारत में रहा था। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। और इसका वृतांत जो है क्या कहलाता है? सी यू की, यानी इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की। अगर आपसे पूछे मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। फाहियान पूछे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर आपसे पूछे जो डायनोसियस आया था, यहाँ पर लिख देते हैं डायनोसियस, ये किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था डायनोसियस। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण की बात करें, इनका जन्म पूछा जाता है कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था बिहार के सिताब दियारा में। कहाँ पर? बिहार के सिताब दियारा में। और इनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा बैच में, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है इस पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अगर आपसे पूछे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अरुंधति राय की एक पुस्तक याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यहाँ पर लिख देते हैं
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय है। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, क्वेश्चन भले ही आसान है, लेकिन इसके साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सतलज नदी पर। अगर आपसे पूछे रंजीत सागर बांध, अब आप लोग केवल ध्यान से सुनिएगा। रंजीत सागर बांध पूछे रावी नदी पर, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना ये बता चुके हैं चिनाब नदी पर, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर, माती टीला परियोजना बेतवा नदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब चलिए, जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। कौन सा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बैच परचेज करने के लिए ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही बिहार पुलिस का बैच मिलेगा। मात्र 119 में आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और बैच में आपको क्या क्या मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास मिल जाएंगे। क्लास का जो PDF होगा वो भी आंसर के साथ मिलेगा। 2024 का जो क्वेश्चन बैंक है वो ऑलरेडी आपका तैयार हो रहा है वन लाइनर फॉर्म में, ये मिलेगा। बूस्टर GK में जो क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स मिलेगा जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस सब्जेक्ट वाइज क्लास भी आपको मिल जाएगा और सभी क्लास का PDF आंसर के साथ दिया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये हमारा WhatsApp नंबर है। और भी कुछ पूछना हो तो इस पर कॉल करके या फिर डायरेक्ट WhatsApp मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।